थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारी तरफ से फैसिलिटेशन क्या होगी, मैंने आपको बताया जिन ग्रुप्स का मैंने बार बार जिक्र किया, ये 3 ग्रुप हैं जिनको आप जो है वो अपने कैमरे की आंख से अगर कैप्चर करेंगे तो आप इन ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे। फर्दर ये है कि आप लोगों के साथ कोई शायद कागज़ शेयर हुआ है या था, तो वो क्या कहते हैं सर उसामा के नंबर पे भी आप राब्ता करके इनको भी तंग कर सकते हैं, तो ये भी आपको लिंक दे देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंसानियत का मुजाहरा करें और कम तकलीफ दें और आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आप इससे उन ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे जो हमारे इंडक्शन के ग्रुप्स हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स को के साथ ऐड करते रहें। जो स्टूडेंट्स चले गए फॉर्म में उनमें से कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ रहते हैं, तो इसमें हमारे पास एक मिक्स होती है, ये कम्युनिटी बन जाती है जी। इन तीनों में एक ही तरह का कंटेंट होता है ना, यानी इनमें से किसी एक को ज्वाइन करना है इन्होंने। पहला वाला फुल है, ठीक है, दूसरा फुल होने वाला है, ठीक है, पर दूसरे को ज्वाइन कर ले फुल होने से पहले तो दूसरे और तीसरे में से किसी एक को ज्वाइन कर लें। इसमें सेम ही तरह का डाटा, और हमें जो एक ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलती है हम दूसरे ग्रुप में भी डाल देते हैं। फायदा ये है कि आप लोग सब आपस में कम्युनिटी बना लेते हैं, यानी कि कॉलेज ने एक सपोर्ट कर दी, लेकिन उसके बाद हम बीच में अगर किसी टाइम पे अलर्ट नहीं भी थे और रात 11 बजे किसी को पता लगा जी फलाना फॉर्म का कल ये वाला प्रोसेस है, उसने ग्रुप में डाल दिया, सबने देख लिया, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से कम्युनिटी बना लेते हैं और सब एक दूसरे की फिर मदद कर रहे होते हैं। कुछ बातें समझ आई? और इसमें पार्ट 1 का एंड हुआ है, अभी हमारे 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट यानी कि अभी तक एक पर्सपेक्टिव है, एक टीचर का पर्सपेक्टिव जो आपको गाइड करते हुए थोड़ा सा ज़रा समझा भी रहा है, ज़रा थोड़ा सा ये भी बता रहा है कि थोड़ी एहतियात करनी है या इस तरह से करके। लेकिन इसके बाद जो है वो फिर हम फर्म की तरफ से जिन साहब को दावत देंगे, सर अजमल कांजू, वो फिर आपको बताएंगे कि फर्म का पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि वो जो उस सीट के दूसरी तरफ बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं जो आपको तैयार करके भेज रहे हैं कि टाई शाई पहनो, ज़रा थपकी लगाई जाओ भाई बच्चों आगे जाओ, वो जो सीट के उस तरफ बैठे हुए मेज़ के, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके जहन में आप लोगों की क्या बात है, वो आप में क्या फीचर्स देखना चाहते हैं, तो वो सेकंड सेशन होगा। लेकिन सेकंड सेशन फिर हमारा जब शुरू होता है तो फिर बच्चे बहुत बहते चले जाते हैं, क्योंकि सर ज़रा थोड़ा सा बाउंड्री से निकल के जवाब देते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा एहतियात से डरपोक सा जवाब देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ तक जो हमने जितनी बातें की हैं उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो वो सवाल ख़त्म हो जाए, ताकि फिर मैं गुफ्तगू सेकंड पार्ट में सर की तरफ करूँ और फिर मैं निकल जाऊँ, और फिर उसके बाद हम असर की ब्रेक कर लें दरमियान में। वो सर जब सेशन को लेके चल रहे होंगे तो उस वक्त आप लोग मिलके जो तय करें। मेरे से अगर कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। जी जी, जो लाहौर के बाहर से हैं वो लाहौर को प्रेफर करें या कराची को, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से हैं। अगर तो आप नॉर्दर्न बेल्ट की साइड से हैं या लाहौर के बिल्कुल करीब करीब के हैं तो फिर कराची जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, अगर हम फिर बावलपुर, फिर दूसरी तरफ राजनपुर वगैरह या उस तरफ ज़रा हम बेल्ट में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन का जो डिस्टेंस है कराची से वो भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। कराची में थोड़े से कल्चरल बैरियर्स आते हैं। कराची में जो है वो नॉर्मली जो कराची के अपने लोग हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देते हैं, और जो बाहर से आई हुई कौमें हैं वहाँ पे कौमियत परस्ती बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ फ़िरका वारियत शिया सुन्नी वगैरह का काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे ये है कि ये बलोची है, ये सिंधी है, ये महाजिर है, इस तरह के मसले थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप उन मसलों को काउंटर कर लें और आपके लिए लाहौर भी प्रदेश है और वो भी प्रदेश है, तो बस सिर्फ जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है वो ट्रैवल टाइम है। तो जनूबी पंजाब वालों के लिए तो तकरीबन इक्वली गुड है, लेकिन ये जो नॉर्दर्न एरिया से आए हुए हैं या जो लाहौर के बिल्कुल करीब करीब फॉर एग्जाम्पल गुजरावाला, शेखुपुरा या इस तरह से करके, उनके लिए कराची का डिसीजन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अपने घर के करीब होने के कुछ और प्लस भी होते हैं जो अभी नहीं नज़र आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मजीद नज़र आते हैं। लेकिन अगर मजबूरी हो तो हिजरत तो हमेशा है। जी, फॉरेन आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं क्या है, एक मज़ेदार सी बात है, सुन के आप तालियां बजा सकते हैं और उसको इग्नोर कर दें। ये एक इनिशिएटिव है जो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगा, शायद आज से 8, 9, 10, 11 साल बाद आईकैप ने ये इजाज़त दी है कि फर्म अगर कोई इंटरनेशनल फर्म है और वो पाकिस्तान के आईकैप से रजिस्टर होना चाहे तो वो रजिस्टर हो। जो फर्म किसी और मुल्क में बैठी है वो आईकैप से क्यों रजिस्टर होगी, वो वहाँ की बॉडी से रजिस्टर होगी। तो वो फर्म बच जाती है जो पाकिस्तान से बाहर निकलेंगी दूसरे मुल्क में, वहाँ अपना ऑफिस बनाएंगी और उस ऑफिस में उनको पाकिस्तानी बच्चा चाहिए होगा तो वो रजिस्टर होंगे। अब पाकिस्तानी बच्चा चाहिए होगा तो वीज़े के मसले, उसके वहाँ रिहाइश के मसले, तो वो भी इतनी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि वो भी उस तरफ नहीं जाएंगे। ये जो डाटा आपके साथ शेयर होगा इसमें फिर एक और डॉक्यूमेंट भी है, वो डॉक्यूमेंट है अब्रॉड जो फर्म्स हैं उनकी। तो पाकिस्तान की बड़ी हल्की सी फर्म्स दूसरे मुल्क में सिवाय अफगानिस्तान के, बाकी हर जगह बड़ी हल्की सी फर्म्स है।
अफगानिस्तान में हमें अच्छे नाम मिल जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों एक बच्चा एग्जैक्टली काबुल से था, उसकी मतलब ब्रॉटअप पहले वहाँ था, फिर पाकिस्तान आ गया था। तो मैंने उसे कहा कि तुम जाके पता करो, तो उसने वहाँ जो चारों फर्म्स का दिया हुआ था, चारों से पता किया, उन्होंने कहा ये पता नहीं ये था कोई रूल था, हमने रजिस्टर कराया था लेकिन अभी हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। तो अब्रॉड वाले आर्टिकल्स अभी सिर्फ कागज के ऊपर हैं। एक आइडिया जैसे इंडस्ट्री वाला आइडिया कभी आया था और आज देखें माशाल्लाह 68 इंडस्ट्रीज हो गई हैं, तो शायद आज से 10 साल बाद किसी को अंदाजा ही ना हो, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हों। तो अभी अब्रॉड वाला बहुत प्री मैच्योर है, आप उस चक्कर में अगर रहेंगे तो बिल्कुल रुल जाएंगे। वो फर्म्स के लिए कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं है, तो अभी ना होने के बराबर फर्म्स उस तरफ जा रही हैं। क्या चीज़? पीसीएससी क्या पीपी का सब्स्टिट्यूट है? ये डिपेंड करता है कि आपने एक दफ़ा देखना होगा, जब नई स्कीम 2021 वाली आई थी तो उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि जिस बच्चे ने वो पीसीएससी प्लस राइटिंग वाला किया होगा तो उसको यही एग्जाम्पशन होगी। तो आज की डेट में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उस वक्त ये सारे रूल्स पे मैंने बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन किया था, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर पड़ा होगा, शायद हमारे पास भी पड़ा हो, तो वो एक दफ़ा उसके डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। 2021 की स्कीम के FAQs और वो जो स्कीम का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप देखें, उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने बताया होगा कि जिसने पीसीएससी किया हुआ है उसका वो एग्जाम्प्ट है या नहीं है। आई बिलीव कि पीसीएससी प्लस एक राइटिंग का टेस्ट होता था, वो दो जिनके पास थे आईकेएफ ने उनको पीपी एग्जाम्प्ट कर दिया था, लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है भाई के पास। ठीक है, तो हमारे पास जो हैंड्स ऑन कोर्सेज के इंचार्ज हैं उन्होंने हमें फीडबैक दे दिया कि हर बच्चे का केस अलग अलग है, बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आईकेएफ को अपना सर्टिफिकेट बेच के कहीं ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा स्टेटस है, और मुझे बता दें कि क्या मेरे ऊपर पीपी एप्लीकेबल है या नहीं। टाइम से पता कर लें, ऐसा ना हो कि 1-1.5 महीने बाद पता लगे कि एप्लीकेबल था। जी सर, आपने कहा कि फीमेल्स के लिए वन-ऑन-वन अलग से सेशन हो, ठीक है, लास्ट टाइम हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कहा जी बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ लास्ट टाइम ही हम मतलब वादा करने के बाद हम नहीं उसको मैनेज कर सके थे, लेकिन इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला भरपूर प्लान है। यानी कि सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारा मिस हुआ है, वो एग्जैक्टली उसी की ही आप तक खबर पहुंची है। तो अभी भी असल में होता ये है कि उसके लिए पहले हमें वो क्या कहते हैं, पहले हमें वो खातून चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढनी होती हैं, फिर उधर टाइम लेना होता है, फिर जब बच्चों को मैसेज करें तो बच्चों की वैरायटियाँ होती हैं, हम तो घर आ गए हैं, हम तो 2 हफ्ते बाद आएंगे, तो वो इस तरह के कुछ मसलों मसाइल होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हैं। रमज़ान में शायद मुश्किल होगा, रमज़ान के बाद हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर एक प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहीं पे ही किसी एक मतलब रूम में सिर्फ फीमेल ओनली सेशन हो, और एक फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री से आई हुई या फर्म से आई हुई वो गाइड करें कि हाँ भाई फीमेल्स रिलेटेड। प्रेफरेबली इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में गाइडेंस बहुत कम है। जी, इंडस्ट्रीज़ के बारे में गाइडेंस काफ़ी कम है। कोशिश करेंगे कि अगर इंडस्ट्री से कोई खातून आ जाए तो मतलब वो भी ज़्यादा बेहतर है। एक टाइम तक हम एक फर्म से बुलाते थे कि इंडस्ट्री से, लेकिन मसला ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। पता लगे हम बच्चों को मैसेज करें, आगे से 2 खवातीन आई भी होती हैं और 3 हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए होते हैं समझाने के लिए, क्योंकि हम उस सेशन को ऑन एयर भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ तो ये है कि भाई एक खातून आई, वो उन्होंने तकरीर की, हमने उसको कैप्चर कर लिया और वो शेयर कर दिया, तो वो हम चाहते हैं कि वो हमेशा अदर देन कैमरा हो। इंडस्ट्री में अप्लाई करने के क्या प्रोसीजर है? फर्म हमेशा खास टाइम पे वो होती हैं, फर्म के साइकिल 3.5 साल के चलते हैं ना, तो तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर 70% फर्म्स अचानक से इंडक्शंस वगैरह की बातें कर देती हैं। इंडस्ट्री अपने साइकिल पे चल रही होती है, तो हो सकता है किसी के जनवरी में आर्टिकल्स अनाउंस हो, किसी के जून में अनाउंस हो, किसी के सितंबर में अनाउंस हो। इस वक्त भी अभी फरवरी में भी 1-2 इंडस्ट्रीज ने अपने आर्टिकल्स अनाउंस किए उन लोगों के लिए जिनका अक्टूबर में रिजल्ट आया था। वो तो अल्लाह भला करे आईकेएफ और फर्म्स का कि वो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए थे जिनके आर्टिकल्स नहीं हुए थे, उन्होंने उधर अप्लाई कर दिया। तो इंडस्ट्रीज की टाइमलाइन फर्क है, इंडस्ट्रीज फर्म की तरह इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते, जो रिजल्ट के बाद वाला टाइम है वो अपने पैटर्न पे चलते हैं। अप्लाई कहाँ करना होगा? मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया, उस डॉक्यूमेंट में इंडस्ट्री का नाम, रिस्पॉन्स पर्सन, ईमेल और वेबसाइट थी। वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ कैरियर्स का नाम का या एचआर का एक पोर्शन आ रहा होता है जहाँ उनकी आ रही होती हैं कि हमारी इंडक्शंस वगैरह कब आने लगी हैं। अदरवाइज ये है कि जब भी वो अनाउंस करते हैं वो अक्सर आईकेएफ को भी बताते हैं, आईकेएफ भी शेयर करता है, हम लोग भी एक हमारा पहले पेज होता था स्कैन सीए फाइनल कंपेंडियम का, जिसमें हम वो सीए फाइनल की हमारी जो स्कैन्स की पूरी टीम थी, फिर हम उसको लेके चल रहे होते थे। पहले हम उस पेज से शेयर कर देते थे, वो पेज भी हैक हो गया है, तो अब हम एसबीआई के पेज से उसको शेयर कर देंगे इस तरह की चीज़। प्लस हम इन ग्रुप्स में हमें पता लगे हम डाल देंगे, आप में से किसी को पता लग गया आप डाल दें, चूँकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, रादर देन कि हर बंदा सारी स्ट्रगल खुद करे, हमने एज अ कम्युनिटी ये स्ट्रगल करनी है। और कौन सी इंडस्ट्री रिकमेंडेड होगी सर? जी एक मिनट ज़रा, पहले ये भाई ने हैंड रेज किया था जी। इंडस्ट्री का काम हमसे कम होता है लेकिन वो सिमिलर होते हैं।
जी, इंडस्ट्रीज का काम फर्म से कम होता है लेकिन सिमिलर होता है। फर्म का काम ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि फर्म में हबड़-दबड़ होती है। 2 महीने बाद इधर जाओ, 2 महीने बाद उधर जाओ, उधर जाओ, इसका ऑडिट खत्म करो, फिर इसका ऑडिट खत्म करो। उन्होंने कम टाइम में ज़्यादा पैसे पूरे करने होते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप जाके बैठ गए तो आप एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं जो नौकरी में करना है। यानी आपने अकाउंट्स बनाने हैं, कंपाइल करने हैं, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी है, उनको अरेंज करना है डाटा, तो आप एग्जैक्टली इंडस्ट्री में वो वाला काम करते हैं जो असल में नौकरी में करना होता है। जिसका मतलब ये है कि दिन में शायद 2-2.5 घंटे का काम होगा और बाकी टाइम आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड इन एक्सेल, इफ़ यू आर गुड इन ऑफिस मैनेजमेंट, तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपना हर दिन के वर्कलोड को डिसेंट तरीके से लेके चल सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये भाई कुछ कह रहे थे। रिकमेंडेड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? देखिए, इसमें मैं थोड़ा बाइस्ड हो जाऊंगा, मैं बैंकिंग पे क्रॉस लगा दूंगा। मतलब मैं हमेशा से बैंकिंग से ज़रा भागा हुआ हूँ, लेकिन अभी शुक्र है इसमें मिज़ान भी है, दुबई इस्लामिक वगैरह का भी है, तो थोड़ा सा मतलब मैं इसमें बैंकिंग वाली साइड पे थोड़ा सा बाइस्ड है। अदरवाइज मैं इंडस्ट्री रिकमेंड करूँगा वो जिसके ज़्यादा बड़ा वो हो, एक्सपोजर ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ी डोमेन हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं इंश्योरेंस में चला जाऊँ, इंश्योरेंस एक बिल्कुल स्पेसिफिक सी डोमेन है। बैंकिंग बहुत बड़ी डोमेन है, बैंकिंग पूरी दुनिया में बहुत सारी तरह से हो रहा है। इंश्योरेंस एक बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है। अच्छा, ऑयल एंड गैस की तरफ अगर जाएं तो वो है तो एक छोटा सा सेक्टर, लेकिन हमारा सारा मिडल ईस्ट और तकरीबन आधी दुनिया ऑयल एंड गैस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो वहाँ मुझे पीटीसीएल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पीटीसीएल में आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी मिल जाता है। एक बहुत बड़ा जाइंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आज से कुछ साल पहले 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ थे पीटीसीएल में। तो ये मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटअप है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाला। इसके बाद रेलवे, अब रेलवे में शायद मतलब कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुई हो, तो इसमें इस तरह के इदारे में आपको ज़रा ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट करें एससीसीपी, अब एससीसीपी में क्या होगा, आप जाएंगे तो आपको बेसिकली कंपनियों की कंप्लायंस चेकलिस्ट है, उसी के ऊपर आपका सारा टाइम लग जाएगा। सीडीसी, तो ये कुछ ऐसे हैं जिनका स्कोप बड़ा छोटा सा है। तो इंडस्ट्री को चूज़ करते हुए जिस इंडस्ट्री का स्कोप ज़रा ज़्यादा वाइड हो, असल में ये डिपेंड करता है आपने चूज़ करना है या उन्होंने करना है। पहली बात ये है कि अगर उधर ऑप्शन नहीं है तो फिर तो जो मिले उस पर शुगर करना है, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप कोशिश ये करें कि जिसका स्कोप ज़रा ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसमें वो जिनका ज़रा ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है या वो सेक्टर जो आपकी पसंद का है। आपको स्कोप नहीं चाहिए, फर्स्ट करें आप में से किसी को इंश्योरेंस पसंद है, उसने सोचा मैंने ज़िंदगी में करना ही इंश्योरेंस का काम है, मैंने नौकरी भी हमेशा इंश्योरेंस की करनी है, तो फिर आंखें बंद करके इंश्योरेंस वालों के पास चले जाएं। वैसे बड़े कम लोग वहाँ पर गए होंगे, आपका बड़े आराम से हो भी जाना है। तो जो पहले दिन से क्लियर है ना, उसकी ज़िंदगी आसान है। जो क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, वो टकरे खाएगा, थोड़ा सा परेशान रहेगा। जी जी, एक मिनट, वो भाई फिर मैं इधर आता हूँ। जी, इंडस्ट्री के आर्टिकल्स के बाद फर्म में मूव ऑन करना इजी होगा, मुश्किल होगा? मैं आपको बताऊं, आपका दिल ही नहीं करेगा। आज आप किसी और माहौल में बैठे हैं, जब आप उस ठंडे सुकून वाले प्यारे इज्जत वाले माहौल के अंदर रह चुके होंगे ना, जहाँ जितना काम करो उसके पैसे भी मिलते हैं, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपने कैरियर को प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं, तो फर्म में मारामारी चल रही है, हर वक्त लड़ाई झगड़े, हर वक्त टेंशन, स्ट्रेस, ये वाला काम वो वाला काम, इस तरह से कल्चर्स भी बहुत एक्स्ट्रा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अच्छी फर्म्स के अच्छे कल्चर भी हैं, लेकिन जिसने इंडस्ट्री में 3.5 साल आर्टिकल्स किए होंगे, अगर वो चाहता है किसी फर्म का टैग लगवाना तो वो जाएगा। तो जब वो जाएगा तो क्या आराम से मिल जाएगा? डिपेंड करता है आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया। अगर आप एक फाइनलिस्ट हैं तो फिर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री में जाके अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर वो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। मतलब मैं इस वक्त इंडस्ट्री सिर्फ तब सजेस्ट कर रहा हूँ जब आप वहाँ जाके इंडस्ट्री के फायदे उठाएं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अच्छा फायदा ये है कि आप शुरू से स्पेशलाइज कैरियर पाथ पे रख सकते हैं। अगर आपका प्लान ही फर्म खोलने का है या प्लान ही फर्म्स में जाने का है तो इंडस्ट्री में ना आए, अनलेस कि आपका वो रूट है कि ठीक है मैं इंडस्ट्री में आऊँ, एक दफ़ा क्वालिफाई कर लूँ और उसके बाद में किसी बड़ी फर्म का नाम लगवा लूँ मुनासिब से पैसों में। फर्म टू इंडस्ट्री स्विच कर सकते हैं? फर्म टू इंडस्ट्री स्विच कर सकते हैं। आपने हमेशा फर्म टू इंडस्ट्री ही स्विच करना होता है। फर्म के बाद फर्म से 70 बंदे निकले, उनमें से 1-2 मैनेजर के तौर पर रुक जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? जॉब करेंगे। जॉब कहाँ करेंगे? इन्हीं कंपनियों में तो जाएंगे, इसी तरह की कंपनियों में तो आपने जाना है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री में जाने का ये है कि आप पहले दिन से उस जगह पे आ गए जहाँ अल्टीमेटली 3.5 साल बाद आपने नौकरियाँ करनी थी। तो फर्म टू इंडस्ट्री स्विचिंग का तो पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 99% लोग तो फर्म से इंडस्ट्री स्विच करते हैं। जी, विद इन आर्टिकल्स क्या ये स्विच करना आसान है? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर एनओसी के भी मसले होते हैं। फिर जाहिर है एक इंडस्ट्री जिसने फ्रेश बंदा रखना है, उनको चाहिए एक फ्रेश बंदा जो नीचे से ऊपर आए। आप कहेंगे मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको क्यों रखेंगे? ये डिपेंड करता है। 2-3 साल पहले यूनिलीवर वालों ने अचानक से कहा था कि हमें वो बंदे चाहिए जिनके 2 साल के आर्टिकल्स हो चुके हो। तो ये अगेन मतलब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली दरमियान में इस तरह का स्विच ओवर नहीं हो रहा होता आर्टिकल्स के बीच में।
इन्होंने कहा जी अगर आप बैंकिंग ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे क्यों प्रेफर नहीं कर रहे। मैं असल में थोड़ा सा इस्लामिक स्टडीज़ भी हूँ, तो थोड़ा सा इस्लाम का शौक भी रखता हूँ, तो उसमें मैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और उसकी वजह से ना बैंकों से थोड़ा सा ज़रा भागा हुआ हूँ। मिज़ान बैंक से एक अच्छा वो है, उसके साथ आपने काफ़ी इंटरेक्ट किया, उसको देखा है, समझा है, तो अभी हमने जितनी वर्किंग की उसके मुताबिक हमें मिज़ान थोड़ा सा बेहतर लगा है। अदरवाइज़ जो बैंकिंग है उसमें फिर दूसरे मसले हैं, मतलब हम पहले दिन से कहते हैं सूद से बचना है फलाना, और आप जाके उस इदारे में बैठ जाएं जो सूद का गढ़ है, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो नहीं करेगा, एचआर की जॉब तो नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो मैं जिस सवाल पे डिटेल में नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि लोगों की दिलाजारी हो सकती है, हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट्स बैंक में हो, किसी के फैमिली वाले, मेरे अपने फैमिली में बहुत सारे लोग बैंक्स में, तो ये मेरा पर्सनल वो है, इसलिए मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा था कि ये मेरी पर्सनल बाइस्ड है। आप में से जिसको बैंकिंग अच्छा लगता है और जिसको लगता है कि उसको रिलीजियसली कोई मसला नहीं, वो चला जाए। जी, इंडस्ट्री के बाद बाहर मूव करना इंडस्ट्री के बाद बाहर मूव करना कैसा है, डिपेंड करता है आपके क्या गोल्स हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर चले जाए। मुश्किल होता है बाहर, सुना है कि मुश्किल होता है, मतलब फिर किसी ऐसे बंदे से सुना होगा जिसने इंडस्ट्री के आर्टिकल्स कर लिए होंगे, क्वालिफाई होगा, बाहर जाने की कोशिश की होगी और जा नहीं पाया होगा, ऐसे बंदे से सुना है कंफर्म? इंटरव्यूज का देखा। ठीक है, तो अगर इस तरह की किसी ने डिफ़िकल्टी शेयर की है तो शायद उसके साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि मतलब बाहर अगर आप एक जगह पे किसी जगह जॉब करने जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका XYZ फर्म में आपने आर्टिकल्स में इंटरनल ऑडिट और ऑडिट का काम किया है, या PTCL जैसे इदारे में जो कि इंटरनेशनल फेम का है वहाँ पे आप मौजूद थे। PIA, हमारा PIA तो मशहूर ही काफ़ी है, वाकई मशहूर है, मतलब एमिरेट्स की फाउंडिंग बॉडी है PIA। मैं एमिरेट्स में एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, उनका एक मैगजीन था, मैगजीन पढ़ा तो उसके पहले सफ़े पे उन्होंने थैंक्स बोला हुआ था PIA पाकिस्तान को कि इन लोगों ने हमें डेवलप किया, हमें शुरू में ट्रेन किया, और आज हम जिस जगह पे हैं ये पाकिस्तान PIA की वजह से। तो अब आप उस PIA में जो उसकी एक इंटरनेशनल बाहर रिकग्निशन है, तो कल को आप बाहर जाएंगे तो एक रिकग्निशन वाला नाम इतना हल्का नहीं है। हाँ, अगर आप कंपेरिजन भी तो गलत है ना, अब आप इंडस्ट्री को कंपेयर कर देंगे बिग 4 के बड़े बड़े नामों से, तो फिर ज़ाहिर मायूसी लगेगी। बिग 4 चूँकि इंटरनेशनली ज़रा उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, तो बहरहाल दूसरे मुल्कों में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस या सबसे पहला जो ज़्यादा इजी होगा जाना वो बिग 4 वाले के लिए होगा, बाद में बाकियों के लिए होगा। जी, आपका क्या सवाल था यहाँ से? ऑडिट और टैक्स में से एज ए फीमेल प्रेफर, ऑडिट और टैक्स में एज अ फीमेल हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? पहली बात ये है कि हमारे पास ज़्यादातर ऑप्शन नहीं होती, वो हमें ऑप्शन नहीं देते, लेकिन अगर ऑप्शन दें तो टैक्स ऑफिस बेस काम ज़्यादा है, यानी कि इसमें ज़्यादातर आप ऑफिस में बैठ के लोगों की रिटर्न्स और उन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। एक आध काम टैक्स ऑफिस जाने का होता है, और नॉर्मली वो फीमेल्स को उस तरह के काम के लिए नहीं भेजते, वो चूँकि वो टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा कल्चर नहीं होता, तो फीमेल्स के लिए जो टैक्स की जो ऑफिस सिटिंग जॉब है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। और मुझे इंडस्ट्री भी इसलिए फीमेल के लिए अच्छी लगती है कि इंडस्ट्री में HR का पूरा सिस्टम होता है, बाकायदा उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की पॉलिसीज़, हैरेसमेंट और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल रखा हुआ होता है, जो कि फर्म में उतना डिसेंट एनवायरनमेंट नहीं होता। तो अगर फर्म में ऑडिट वर्सेस टैक्स आपके पास ऑप्शन हो तो शायद ऑडिट में एक्सपोजर तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन फिर उसमें जगह जगह घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। टैक्स में कम से कम आप एक ऑफिस बेस्ड होकर रहते हैं, और ज़्यादातर 9 to 5 या 9 to 6 टाइप के जो उसको फॉलो करते हैं। फीमेल्स को बहरहाल काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ मिल जाती हैं, मतलब हमारा मतलब चाहे माशरा जितना मर्जी भयानक है, चाहे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, लेकिन जो फीमेल्स आती हैं उसके बाद उनको फर्म में काफ़ी हद तक मतलब हमेशा कोशिश की जाती है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा ना हो। हम लोग तो अपने टाइम पे इस पर जेलस होते थे कि हमें सारे मुश्किल काम मिल जाते थे, उनको आसान काम, लेकिन ख़वातीन की बहरहाल एक रिस्पेक्ट किसी हद तक मौजूद है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सही है। उन्होंने कहा जी एक साहब जो है ना वो, तो चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो वो मतलब जब ये फ्री होंगे तब तक तो वो हो सकता है। ठीक है, वो कह रहे हैं जी फ्रंट ऑफिस बंद हुआ हुआ है, लेकिन मेरी तकरीर सुन के भाई बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा शायद अब क्लास में से ना अचानक से लोग आके उस बैच, उन्होंने कहा वो जो बैच परसों बंद होना है, कल बंद होना है, उसको आज टिक लगा के जो है ना हम अपने ICAP को तो रिपोर्ट करें। तो अगर आप में से कोई उस बैच में इंटरेस्टेड हो तो सेशन के फ़ौरन बाद आप जाके फ्रंट ऑफिस में भाई को ढूंढ सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, आप उनके पास एनरोल करा सकते हैं। जी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा से क्या मुराद है? भाई बात ये है कि कोई भी सेक्टर है, आपने जाके क्या करना है? फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये मतलब नहीं कि हमने दवाइयाँ बनानी है या हमने दवाइयाँ बेचनी है। हमने क्या करना है? हमने अकाउंटिंग्स को देखना है। तो
हम जिस जगह पे भी बैठे हुए होंगे, हम बैंक में बैठे हुए होंगे, हम ट्रेडिंग में बैठे होंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग में बैठे होंगे, हमने अकाउंटिंग देखना है। फार्मास्यूटिकल की अकाउंटिंग थोड़ी आसान होती है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अकाउंटिंग देख रहे हो। ट्रेडिंग की अकाउंटिंग नॉर्मली ईजी होती है। जब मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग होती है तो वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट्स और इस तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स तो दवाइयाँ ही पूरी पूरी इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। तो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा मोर ऑफ आर ट्रेडिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। जी जी, इंडस्ट्री में क्या जल्दी इंडक्शन हो जाती है? हर इंडस्ट्री का अपना साइकिल है कि कोई महीने के प्लान पे चल रहा होगा, कोई 2 इंटरव्यूज लेगा, कोई कुछ इस तरह से करेगा। लेकिन ये है कि उनके रेगुलर चलते रहते हैं। और मज़े की बात है कि स्टूडेंट्स इतने डरे बैठे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल बैंक में बच्चे गए, कुछ छोड़ के चले गए, फिर उन्होंने हायरिंग की, फिर कुछ छोड़ के चले गए। तो होता ये है कि उन्हें बार बार लग रहा होता है कि शायद पता नहीं हम कुछ गलत करें अपनी ज़िंदगी के साथ। और जिस भी बड़े से पूछते हैं, वो बड़ों ने अपने, वही वाली बात है ना कि अपने ज़माने में जिसने पैक से पढ़ा है वो तो पैक ही बोलेगा। तो जिसने अपने ज़माने में आर्टिकल्स ही फर्म वाले किए हुए हैं वो हमेशा फर्म के आर्टिकल्स बोलता है। बट यकीन माने, शायद आज से 4 साल बाद आप दुआ दे रहे होंगे अगर आप इंडस्ट्री में गए होंगे। आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ, जो जिनकी चेहरों से फ्रस्ट्रेशन टपक रही होगी, जो बाजार बैठे होंगे, अच्छे भले जेन्युइन इंसान को फर्म का कल्चर पूरी तरह से खराब कर देता है। आपने भी कहा कि जो 19 फर्म्स कहीं लाहौर की, इनमें तो मोस्टली में रिजल्ट के बाद प्रेजेंटेशन ओपन होगी। जी, इन्होंने कहा जो 19 फर्म जो हमने लाहौर की बताई, इनमें से तो मोस्टली के रिजल्ट के बाद होगी। तो इस चीज़ को रिकन्फर्म करने में मसला तो कोई नहीं। इस वीक में जाने से पहले आप जी, अब देखिए 19 फर्म में फर्गूसन भी है, और फर्गूसन वाले रिजल्ट से पहले अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। KPMG का हो सकता है 1.5 हफ्ते बाद आ जाए अचानक से। तो इसलिए अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारों में अभी वो हो जाएगा, लेकिन इस वक्त अलर्ट लेके ये जरूर समझ लें कि इनमें से 3, 4, 5, 6 कौन सी वो हैं जिसमें आपको रिजल्ट से पहले थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। खासतौर पे ये जो ऊपर की 3, 4 फर्म्स होती हैं, इसमें अक्सर प्रोसेस पहले शुरू हो जाता है। मोस्टली फर्म रोटेशन करती हैं। जी, क्या ये रोटेशन करती हैं? हर फर्म की अपनी पॉलिसी होती है और ICAP कहता है कि आप रोटेट करेंगे। अब उसके बाद कोई फर्म किसी वजह से फॉलो करे या ना करे, कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये हालात पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस वक्त किस तरह से। मेरे साथ बहुत सारे कुलीग्स थे जिनकी रोटेशन हुई, बहुत सारों की नहीं हुई। मेरे खुद अपने आर्टिकल्स में रोटेशन नहीं हुई। फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, उस वक्त की नंबर 1 थी, अभी फर्गूसन KPMG इन दोनों में मुकाबला चल रहा होता है। तो इसलिए ना हर किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। किसी एक के एक्सपीरियंस की बेस पे आपने एक जनरल रूल डेवलप नहीं कर लेना। किसी के बहुत अच्छे आर्टिकल्स गुजरे होंगे, किसी को बहुत बुरे। किसी ने आर्टिकल्स में, मैंने हमेशा देखा है लोग रोते धोते गुजारते हैं, लेकिन इस कमरे में बहरहाल एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसने आर्टिकल्स बड़े खुशगवार तरीके से गुजारे। जितना मर्जी स्ट्रेस में हो, वो आपको ज़रा बेहतर तरीके से बताएंगे। सर अजमल कांजू जिन्होंने आके गाइड करना है, वो अपने आर्टिकल्स में भी उनके आसपास वाले सारे रो रहे होते थे और वो भी उतना ही काम कर रहे होते थे, लेकिन हंसते हुए। और मैं उनसे कहा कि भैया ये क्या चक्कर है? कहते हैं सर बात ये है कि काम तो करना ही करना है, अब सड़के करें तो भी खामखा खून खौलाने वाली बात है। खैर वो अपनी ज़बान से इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। जी, और कुछ सवाल ना सर अजमल के लिए भी छोड़ने हैं कि आपने उनसे पूछने हैं, वो ताकि जो है ना वो आपको उसका थोड़ा सा गैर सरकारी वो भी बता सकें जवाब। जिस बच्चे ने ऑटम 2024 में कैप क्वालिफाई किया और आपके सामने बैठे उसके लिए कुछ सजेशन होते हैं? जी, जिस बच्चे ने ऑटम 2024 में क्वालिफाई किया और वो इस वक्त हमारे सामने अगर मौजूद है या हमारे इस रूम में मौजूद है, तो उसके लिए कुछ सजेशन। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं बार बार ईमेल पर राब्ते में रहता हूँ। 1-2 बच्चों ने कहा सर हमारा अभी तक कहीं नहीं हुआ। मैंने कहा मैं आपको जहाँ रेफर करूँगा आप चले जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने ICAP के एक बंदे से बात की, उसने 3 फॉर्मों में भेजा। उसके बाद उस बच्चे ने दोबारा पलट के मुझे रब्ता नहीं किया। ICAP वाले ने ज़रूर कह दिया जी वो आपका बच्चा भाग गया है। आज भी इस वक्त भी फॉर्म्स मौजूद हैं, बस ठीक है। आप फिर क्लास के सामने वचन देते हैं, जहाँ जाएंगे फिर आपने भागना नहीं है, क्लास के बाद आपसे बस ठीक है। आपने फिर मेरे से मिलने के बजाय मुझे इलेक्ट्रॉनिकली रब्ता करना है ताकि आपका डाटा मेरे पास हो। जिस डाटा को मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो एक स्टूडेंट है कथई सा कुर्ता पहना हुआ होगा, उसने ग्लासेस होंगे, मैं उनको एक वो करूँगा कि ये एक बच्चा है, इसकी CV है और ये कहता है कि जिसका कहीं नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ ICAP बार बार कॉल्स करता है, पता करता है आपका क्या स्टेटस है, कहाँ पे। ICAP अपने वेबसाइट पे, आपने वेबसाइट पे वो जो एक्सेल पे उन्होंने वो दिया हुआ है कि ये इंडक्शंस खाली हैं, आपने उन सब में अप्लाई कर दिया है? आपको ये पता है कि वहाँ पे एक जगह मौजूद है? वो सब कुछ पता है लेकिन वो रिप्लाई भी नहीं करते। आप ये सोच के ही आपने रब्ता ही नहीं किया? हमने किया है, अप्लाई भी किया। आपने सब जगह हर जगह रब्ता किया। असल में मैं फिर ICAP को जब रेफर करता हूँ ना, तो मैं फिर एक क्लेम के साथ करता हूँ कि इस बच्चे ने इस सब जगह अप्लाई कर दिया है, ये आपका कैसा निज़ाम है, इसका कहीं नहीं हो रहा। तो फिर अपनी फुटिंग पहले मजबूत करें। आप एक दफ़ा हर जगह अप्लाई कर दें। किसी ने आपको नहीं वो बुलाया, आपने मुझे मेल करनी है, मेरा ईमेल ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आतिफ आब्दी FCA। आसान है याद रखना, आतिफ आब्दी नाम है, FCA बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं।
तो आतिफ आब्दी FCA@gmail.com, इस पे अपनी CV भेज के कहना है कि सर मैं सेशन के बीच में था, मैंने आपको बताया था, मैंने वो जो ICAP ने वो जो लिस्ट में जहाँ जहाँ वैकेंसीज बताई है मैंने सब जगह अप्लाई कर दिया है, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, किसी ने नहीं बुलाया, मैं आपको रेफर करूँगा ICAP में, और वो फिर उसके बाद आपको कहीं पर भी जो बताएंगे आप चले जाएंगे, बस ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप हर जगह अप्लाई कर देंगे ना, आपने अभी खुद से सोच लिया है ना कि मुझे जवाब कोई नहीं देगा, आप एक दफ़ा रब्ता करें। फर्म वाले तो बेचारे तरस रहे होते हैं, हमें हर दूसरे तीसरे हफ्ते लेटर आता है फर्म का, कहते हैं अब तो नोटिस बोर्ड पे लगा दे, हमारे पास बच्चे ही कोई नहीं आ रहा। कुछ फर्म्स तो बेचारी इतनी कुछ आप लिटरली आप बरकत मार्केट या कुछ और जगह पे ना आप देखेंगे, आपको पता है गार्डन टाउन में कितनी सारी फर्म्स हैं, इन गली मोहल्लों में बीच में अचानक से निकल आती है, और आप जाते हैं तो एकदम से आपको बिठा लेते हैं, फ़ौरन से चाय भी आती है और वो इंटरव्यू करके आपको कह देते हैं बस ज्वाइनिंग है आपकी। वो तो इतने इंतजार में बैठे हैं कि कोई हमें लिफ्ट आए। बच्चे वही 800 फर्म में से बच्चे हैं 20 फर्म्स के पीछे। इन हम सीए वाली फीलिंग भी नहीं आती। अब आपको समझ आ गया, क्लास में मौजूद सब लोगों को पता लग गया कि आर्टिकल्स क्यों नहीं मिलते। वो कौन है, वो बीकॉम वाले वो करवा रहे हैं फर्म, मतलब वो केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग समझा रहे हैं। वो एक छोटी फर्म है, छोटी फर्म में पार्टनर सामने बैठा होगा, एक संजीदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसका 11-12 साल का तजर्बा होगा, वो आपके साथ बैठ के आपको लैपटॉप पकड़ के आपको बता रहा होगा यार ये चीज़ ऐसे अप्लाई करना है, ये ऐसे अप्लाई करना है। बड़ी फर्म में पार्टनर ने देखना नहीं है 3 साल तक, आपको एंड पे जाके पार्टनर की हल्की सी झलक नजर आएगी कि ये साहब सीनियर मैनेजर से रब्ता करते हैं। तो पता नहीं आप लोग कौन सा कल्चर चाह रहे हैं और किस तरह से। परफेक्शन कहीं नहीं है। मैं अगेन बार बार कोट कर रहा हूँ, मैं फर्गूसन जब पहले दिन गया हूँ, हम 50 बंदों के आसपास का बैच था, वहाँ पे 8 कुर्सियाँ थीं बैठने के लिए, हम खड़े हुए थे, लिटरली खड़े हुए थे, दीवार से टेक लगाई हुई थी। वो नहीं होता किताबों का हल्का सा शेफ सा होता है, बस उसके ऊपर अपने आप को हल्का सा टिकाया हुआ था। कुछ लोग किचन में जाके वहाँ स्लैब रखा हुआ था जहाँ बर्तन होते हैं उस पर चढ़ के बैठ गए थे। फर्गूसन नंबर 1 फर्म। तो ये मत सोचें कि आपको बहुत ही कोई परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलने वाला है। फर्म्स ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा इवॉल्व किया, अपने आप को बेहतर किया है, लेकिन अब निकल आए, ये सारे नखरे यहाँ दफन कर दें। वो पहला जो था ना, एटीट्यूड चेंज करना है, वो जो यहाँ आपके माहौल खराब हो गए ना, आप लोगों ने जहाँ थोड़ी सी शिकायत की कॉलेज ने बात सुन ली, जहाँ टीचर को शिकायत की उसने बेचारे ने दर्द दिल के साथ जो है ना वो आपको कर दिया, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं। अब आप जाएंगे असली बिजनेसमैन के पास और वहाँ पे फिर उसके मिजाज के मुताबिक चलना होगा, तो अब मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, हमारी आहें अब जो है ना अब महसूस होंगी। जी सर, जैसे कि हम इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करते हैं तो वहाँ जब आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कॉम्पिटेंट होते हैं या नहीं होते? कॉम्पिटेंस अगर वो इंडस्ट्री वाले फिर भी आपको लाख रुपए के आसपास दे के रख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो समझदार हो गए होंगे। अच्छा, आर्टिकल्स करने के बाद अगर आप 4 साल एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो क्या आप कॉम्पिटेंट होंगे? क्यों? मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हम मूव करते हैं दूसरी इंडस्ट्री, आप एक फर्म में गए, फर्म में आपने 15 तरह के ऑडिट्स किए हैं, सिर्फ 2 महीने आपको एक दफ़ा ट्रेडिंग कंपनी का ऑडिट मिला, बाकी आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट किया, कभी ऑयल एंड गैस का ऑडिट किया, कभी यूटिलिटी कंपनी का ऑडिट किया। आप गए इंटरव्यू के लिए ट्रेडिंग कंपनी के पास, ट्रेडिंग कंपनी ने आपकी CV देखी, हाँ भाई क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहा 3.5 साल के आर्टिकल्स, नहीं ट्रेडिंग का क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहा वो वाली कंपनी में किया था, वो ऐसे करके ढूंढेगा। अच्छा कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है नए हो फ्रेश हो, तो कहानी तो फ्रेश ही है। तो इंडस्ट्री में जो 3.5 साल बाद है, वो 3.5 साल बाद उस चीज में कंपिटेंट कम से कम है, बाकियों में उसके पास कुछ नहीं है। फर्म के पास किसी में कुछ नहीं है, उसने हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा सा जायका चखा हुआ है। अगेन ये हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, एक बंदे को फर्म में 4 क्लाइंट्स मिले 4 सेक्टर्स के और उन्हीं में बार बार जाए, तो हो सकता है उन 4 सेक्टर्स का उसका थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस बन गया हो। तो ये सिर्फ फियर्स हैं कि नहीं हम इंडस्ट्री में जाएंगे। ये जब आप इंडस्ट्री में जाने से पहले ही ये सोच के बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों से मिलें जो इंडस्ट्री में रह के क्वालिफाई किए हैं, उनसे पूछें कि भाई आप इंडस्ट्री से क्वालिफाई हुए हैं, आपका क्या स्टेटस रहा, किस तरह। जैसे अभी ये भाई ने बताया तो मैंने कहा कि देखें अगर इस तरह का भी केस है तो ज़रूर उसको समझें। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडस्ट्री से निकला है और उसके बाद वो कहेगी जी मैं तो अपने आप को ज़ाया कर बैठा हूँ, फिर तो समझ आती है। फर्म से निकले हुए भी कितने सारे लोग कहते हैं मैं अपने आप को ज़ाया कर बैठा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 90% लोग क्या कहते हैं, मैं अपने आप को ज़ाया कर बैठा हूँ, मैं तो मतलब दुनिया में आया ही गलत हूँ, या तो ये तो फजूल दुनिया है, ये तो यहाँ पे रहना ही नहीं बनता। तो इस वक्त हमारी पूरी कौम किस चीज़ का शिकार है? मायूसी। तो वो मायूसी हर सेक्टर में नज़र आएगी। हमारे सेक्टर में स्टिल बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कभी देखें ये MBBS इतने सारे लोग करने के बाद उनके साथ क्या होती है, और MBBS में मेरिट वाले तो थोड़े से ही होते हैं, बाकी जो होते हैं वो तो 1-2 करोड़ रुपया दे के गए होते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पर्ची वाला डॉक्टर बनना पड़ता है तो सोचे क्या गुजरती होगी दिल पे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सेक्टर है, अच्छी जॉब एम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ मसला खराबी का है हमारे नखरे, हम अपने नखरों की वजह से फर्म में नहीं जा रहे।
सिर्फ हम फर्म में जाके सोचेंगे मैंने सीखना है, और जब सीखना है और मैंने आगे बढ़ना है तो इररेलेवेंट है कि फर्म कैसी है। अगेन मैं इसीलिए वो कहता कि सलीम रानी जो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे भी थे जो बड़ी फर्म से नहीं थे, और उन्होंने बताया कि फ़र्म ने हमारे साथ क्या किया और उस फर्म से सीख के हम कहाँ कहाँ ज़िंदगी में पहुँचे हैं। तो कोशिश ये ज़रूर करें कि सक्सेसफुल लोगों को ज़रूर सुनें जो उस फील्ड के हैं, ताकि पता लगे कि हमारी फील्ड का पॉजिटिव क्या है। यूट्यूबर तो सक्सेसफुल को देखते हैं, उधर 10,000 लोगों में से जो एक कामयाब हुआ उसे देख के सोचते हैं कि ये बड़ी अच्छी फील्ड है, और सीए में आके वो जो 9,000 नाकाम लोग हैं उनको देख के कहते हैं कि फजूल फील्ड है। तो इधर की भी सक्सेसफुल लोगों को देख के देखें ना कि ये कैसी फील्ड है। तो सर जैसे कि हम रेलिवेंट इंडस्ट्री में अपने आर्टिकल्स करते हैं तो कोई इंटरनेशनल भी है, जैसे बैंकिंग है वो तो इंटरनेशनल है। जी ठीक है, तो बाहर भी अब्रॉड हर चीज़ इंटरनेशनल है ना। आपने ट्रेडिंग का काम सीखा हुआ तो क्या इंटरनेशनल नहीं होगा? ऑयल एंड हाँ, अब अगर बहुत ही छोटा नीश है जैसे मैंने कहा SCCP हो गया, अब ये इस तरह के जो बहुत ही कन्फाइंड है कोशिश करें उसको अवॉइड करें। अगर बहुत मजबूरी हो तो उस तरह चले जाएं, अदरवाइज अगर वो अवॉइड हो जाए तो बेहतर है जिसका टारगेट बहुत ही छोटा है। जी सर ये मोस्टली स्टूडेंट्स ऑडिट और टैक्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन वो एडवाइजरी में क्या इनका कहना चाहिए अगर जी इन्होंने कहा कुछ लोग ऑडिट को प्रेफर करते हैं, कुछ टैक्स को प्रेफर करते हैं, क्या हमें एडवाइजरी में भी जाना चाहिए? वो तमाम लोग जो एडवाइजरी को प्रेफर नहीं करते ना, उनसे एडवाइजरी की स्पेलिंग पूछ लें, वो एस की जगह कुछ और बता देंगे। एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्या है, बस किसी और से पूछते हैं उसने ऑडिट में आर्टिकल्स किए होते हैं, यार ऑडिट में जाऊँ या एडवाइजरी? कहते हैं यार एडवाइजरी पता नहीं क्या होता, ऑडिट में चले जाओ। दुनिया भरी पड़ी है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग से कहीं ज़्यादा एडवाइजरी रोल में जा चुके हुए हैं। एडवाइजरी में इतनी ज़बरदस्त असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप इतना ज़्यादा कैपेबल होते हैं, जब आप अपनी कल को फर्म करते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ मौका मिलता है। तो पहली बात ये कि आपने चूज ही नहीं बनना कि मैं ऑडिट में जाऊं फलाना, आप पहले जाएं फर्म आपको क्या किधर भेज रही है। अगर फर्म आपको ऑप्शन दे रही है फिर जरूर पूछेंगे मैं किस तरफ जाऊं, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आप ऑडिट में गए और एक ही फर्म को, एक ही कंपनी को ऑडिट मिला और बार बार मिला। अक्सर क्या होता है, आप एक फर्म में जाते हैं, वो एक बैंक का ऑडिट करते हैं, पहले हाफ ईयरली रिव्यू आपको मिलता है, क्वार्टरली अकाउंट्स आपके सामने आते हैं हल्के से रिव्यू के लिए, फिर फाइनल ऑडिट पे आप होते हैं, 2-2, 3-3 महीने की असाइनमेंट से फ्री होते हैं, फिर उसी बैंक की कोई असाइनमेंट आ जाती है। पता लगता है 3.5 साल के आर्टिकल्स में आपने सिर्फ एक बैंक को जाना है। तो ये हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि सब लोगों के सेम आर्टिकल्स नहीं है। एक ही फर्म में एक ही टाइम पे एंटर होने वाले 2 अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। तो कुछ चीजें लक से हैं और कुछ चीजें हमारी ख्वाहिश से हैं। पहली लक है कि आप कहां पहुंचे, अब दूसरा ये कि आपने क्या किया। आप अगर सर अपना फोड़ते रह गए, अब मुझे वो HR वाली असाइनमेंट मिली कि जी गवर्नमेंट का बैंक है, आपने इसका HR मैनुअल बना के देना है, तो पहले तो सबने कहा ले भाई तेरे आर्टिकल्स तबाह हो गए, कुछ नहीं, ये हमारे फील्ड में HR की लर्निंग कहाँ होती है। खैर अब जब मैं आ गया था वहाँ तो मैंने कुछ सीखना तो था, फिर ज़रा दुनिया की HR रिपोर्टें देखी, बैंकों की HR रिपोर्टें देखी, HR को समझा, बिजनेस को समझा, तो मुझे बिजनेस मैनेजमेंट समझ आना शुरू हो गई। उसकी इंटरनेशनल किताबें पढ़ी तो मज़े की बात है कि मेरी अटेम्प्ट 1.5 साल बाद थी और मैंने रोड टूवर्ड्स बिजनेस मैनेजमेंट एक किताब लिख दी थी। मैं अभी मेरे अपने मेरे ख्याल में 21 साल एज थी और मैं किताब का मुसन्निफ बन चुका था। उस लर्निंग की वजह से जो बिजनेस की मुझे हुई थी, उस असाइनमेंट की वजह से जिसके लिए मैं इतने सारे बैंकों के HR मैनुअल देख रहा था, मुझे नहीं पता लगा मेरे अंदर एक नई स्किल डेवलप हो गई थी कि मैं बहुत बड़ा डाटा पकड़ के उसको कंप्रीहेंड करके छोटी जगह पे मीनिंगफुल बना सकता था। आज तक किताबों में एक मतलब अल्लाह का शुक्र है कि द ऑथर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, मैं बड़ी छोटी सी एज में 20 किताबें लिख चुका था। आप लोगों ने तो अभी कैफ में देखा है, CA फाइनल आधी मेरी किताबें, अल्लाह का शुक्र है। कॉर्पोरेट लॉ CA फाइनल में किताब ही नहीं आई कैफ की, मेरी किताब सोर्स बुक है पिछली 20 अटेम्प्ट से। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बता रहा, मैं इसे बता रहा हूँ कि वो जो उस वक्त एक असाइनमेंट की थी जो मेरे सारे बैचमेट्स को लग रहा था कि तो तबाह हो गया, उसने मेरी लाइफ में ऐसी स्किल्स ऐड की जिसकी वजह से क्योंकि उस वक्त मैं मायूस होकर नहीं बैठा, फिर मैंने उसको काम को समझ के किया। जब उस काम को समझ के किया तो बिजनेस मैनेजमेंट भी अच्छी आई, मैं बिजनेस मैनेजमेंट का एक अच्छा टीचर भी बन गया, मैं अच्छे नोट्स भी कंपाइल करना शुरू हो गया, ICAP को भी बहुत सारे कामों में हेल्प करना शुरू हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स, मतलब ये SBI वाहिद इस वक्त है जो बेचारा लॉस में, बाकी सारे हमारे वेंचर्स जो है तकरीबन 6 के करीब वेंचर्स हैं जो प्रॉफिट में। तो ये सारी लर्निंग कहाँ से मिली है? उस एक असाइनमेंट में मायूस ना होके समझ के कि हाँ भाई ये क्या है, चीज़ें किस तरह चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, लोगों के साथ कैसे डीलिंग करनी है, आज तक वो वाली पॉलिसीज़ में अप्लाई करता हूँ, मुझे फ़ायदा होता है। तो ये टोटल किस्मत पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके उस किस्मत मेहरबान है और आप मायूस बैठे हैं तो भी फ़ायदा नहीं है। तो समटाइम आप कोशिश करते हैं, किस्मत मेहरबान नहीं होती। किस्मत कब तक मेहरबान नहीं रहेगी? अल्लाह ने हमेशा कहा है कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है और मेहनत करने वाले को कहीं ना कहीं फल मिल जाता है। हर परेशानी के बाद, हर तंगी के बाद आसानी का कुरान ने वादा किया है।
आप अपने हिस्से की एफर्ट करते रहें, लक ऊपर नीचे कभी होगी, कभी खराब होगी, लेकिन कभी आपकी फेवर में भी चली जाएगी। जब वो आपकी फेवर में लक आने की कोशिश करी हो, वो क्या है, वो किस्मत की देवी दरवाजे पर खटखटा रही थी, तो हम जो है वो अवेलेबल ही नहीं थे, हम घर में ही नहीं थे। तो कम से कम आप मौजूद हो तो किस्मत जब मेहरबान होगी तो आपको भी फायदा होगा। लेकिन किसी चीज़ को शुरू करने से पहले अगर आप उसके सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे तो हमेशा ही मायूस रहेंगे। कोई एक आध और सवाल ताकि फिर हम अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाएं, वो वाले भाई। सुनने में आता है कराची में बिजनेस ज़्यादा है, बिल्कुल सही सुनने में आता है, क्योंकि कराची में फर्म्स बड़े अरसे से स्टैब्लिश हुई हुई हैं। दूसरा, पोर्ट की वजह से एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बैंकिंग का बहुत बड़ा निज़ाम वहाँ चलता है, ट्रेडिंग का। तो कराची में फर्म्स के पास एवेन्यूज़ भी ज़्यादा है। तो एज ऑफ टुडे कराची में बच्चे कम है, लेकिन उस हिसाब से बिजनेस ज़्यादा है। तो लाहौर में भी बिजनेस है, लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ रेशो ख़राब हो चुकी हुई है। तो कराची में बिजनेस और स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी में बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टिल ज़्यादा है। जी, इंटर्नशिप मिल जाए कहीं पर 3 मंथ की तो नहीं? अगर कहीं इंटर्नशिप मिल जाए 3 महीने की, तो क्या करनी चाहिए? अगर तो ये फर्म आपसे वादा कर रही है कि ये 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद आपको कंफर्म हम लोग ही आर्टिकल्स देंगे, फिर तो फ़ायदा है। अदरवाइज क्या होगा, आपके सारे यार दोस्त बैठे चिल कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, और आप जनाब 9 to 5 नौकरी कर रहे हैं, बल्कि 9 to 9 नौकरी कर रहे हैं, और कोई होप नहीं है कि 3 महीने बाद भी मुझे कुछ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्टिफिकेट होगा, वो CV पे लिख देने से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा। तो अगर कोई फर्म ये कहती है आप इस वक्त इंटर्नशिप पे आ जाओ और उसके बाद जैसे ही हमारे पास ओपनिंग होगी हम आपको इसमें एडजस्ट कर लेंगे, अगर पक्का वादा है तो फिर इस वक्त इंटर्नशिप करने का फायदा है। अदरवाइज फारिग रह के आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, अपने घर के बहुत सारे काम देख सकते हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा जब आर्टिकल शुरू हो गए तो फिर इतने मसरूफ हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप दोबारा इतने रिलैक्स नहीं हो सकते। एक्स्ट्रा कोर्सेज कुछ हैं जो अच्छी फर्म्स के लिए हो? जी, क्या एक्स्ट्रा कोर्सेज हमें करने चाहिए अच्छी फर्म में जाने के लिए, या इस तरह से करके? पहली बात ये कि अच्छी फर्म का क्राइटेरिया कभी भी वो कोर्सेज नंबर 1 नहीं होता। नंबर 1 क्या होता है? आपका FTS क्या है। फिर अब अगर आपका मुकाबला बहुत सारे बच्चों से, उन सबका FTS आप जितने हैं और मेरिट पे वो सब बराबर हैं, और आपने ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा कोर्स किए हुए हैं, तो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्लस शायद हो जाए, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कैफ में लोग पढ़ रहे होते हैं और CFAP में फर्म ने ट्रेनिंग देनी होती है। तो आपके लिए कोई और कोर्स अगर आप अपने तौर पर सीखने के लिए करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, उससे आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो जाएगी। और अगर CV में आप डालते हैं और उससे थोड़ा बहुत CV प्लस हो जाती है, ऑल्दो उस पर जितनी दिक्कत है CV में शायद उतनी प्लस ना हो, लेकिन करना ना करने से बहरहाल बेहतर है। अगर आप फारिग बैठे हुए और आप कह रहे हैं कि मैं लाइफ में कुछ सीख लूँ, तो सीखने में कभी भी कोई हर्ज नहीं है। जी, अब अगेन ऑडिट सिमुलेशन आजकल, मतलब मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, चूरन बेचा जा रहा है कि जी वो आप ऑडिट सिमुलेशन जो है वो अगर आपने नहीं की तो फर्म वाले आपको नहीं रखेंगे। और भाई क्यों नहीं रखेंगे? फर्म को पता है हम रॉ रिसोर्स को रख रहे हैं, और आपने जाके कोई मैनेजर बन के वहाँ ऑडिट नहीं करना। आपने ट्रेनी बन के पहले तो 6 महीने तक सिर्फ टिक लगाने हैं कि हाँ भाई ये इस AC की रसीद थी, हाँ जी, उस AC की थी, हाँ जी, उसकी ये पाइप आया था, हाँ जी आया था। आप तो 6 महीने तो वो काम करते हैं जो 5वीं पास बंदा भी आराम से कर सकता है। तो ऑडिट सिमुलेशन या इस तरह की चीज़ से शायद आपकी CV थोड़ी सी कलरफुल ज़्यादा हो जाए, और शायद किसी टाइम पे अगर आपकी CV और आप बहुत सारे और लोगों के साथ रखी हुई और बहुत मूड में बैठे हैं और उसको उनको लगे कि हाँ ये इस बच्चे ने ये एक्स्ट्रा किया हुआ है, कोई पता नहीं वो जो आपने किया हुआ है इंटरव्यू में उसी के ऊपर सवाल पूछ के आपको जलील कर दें, वो उल्टा गले भी पड़ सकता है। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडिट सिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गैर ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो आप कर लें। सीखने पर तो कोई पाबंदी नहीं ना, तो आप सीखना चाहें तो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप ये सीखेंगे तो फर्म मिलेगी। शायद इसका चांस 5% है, मतलब इसका लिंक बिल्कुल 5% है। तो जो सीखें अपनी ख्वाहिश को सीखें, इसलिए ना सीखें कि ये चूँकि सीखा होगा तो मुझे फर्म मिल जाएगी। वो बड़े बेरहम है, और उन्होंने तो मतलब जिस तरह से वो शॉर्टलिस्ट करना है उसमें आपकी CV तक तो बात बड़ा आगे जाके पहुँचती है, पहले आपके FTS से ही वो उड़ा देते हैं। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कहा ना कि टैक्स में प्रेफरेबल है कि करना चाहिए, तो फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हो जाती? वो कहते हैं कि वहाँ पे टैक्स की लॉज जो है नहीं, असल में बात ये है कि फॉरेन लाजमी क्यों जाना है, और अगर जाना है तो अभी से मत जाएं टैक्स वाले डिपार्टमेंट में। वही बात है ना कि आज अपना माइंड क्लियर कर लें कि आपका आगे किस तरफ प्लान है। अगर आज बैठ के प्लान है कि मैंने 4-5 साल बाद अपनी फर्म करनी है, फिर मीडियम छोटी लेवल की फर्म में जाएं, फिर इंडस्ट्री में ना जाएं, फिर बड़ी फर्म में भी मत जाएं। आप कहते हैं कि जी मैंने बस सीखना है और उसके बाद एक कॉर्पोरेट जॉब करनी है, तो ठीक है इंडस्ट्री में चले जाएं और उसी तरह की जॉब करते रहें। तो ये समझना ज़रूरी है कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बीइंग फीमेल मेरी अजम्पशन ये थी कि शायद दूसरे मुल्क को प्रेफर ना किया जाए, मैंने इसलिए टैक्स की वो कर दी। इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स के अंदर वालों की फ़ौरन उतनी ज़्यादा वो नहीं होती, यानी मोबिलिटी उतनी आसान नहीं होती।
डिपेंड करता है। अब कई फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ के टैक्स के काम के साथ यूके यूएसए के टैक्स के काम पकड़े हुए हैं, और यहाँ का बंदा बैठे बैठे ऑनलाइन इतने काम कर रहा होता है, उसकी सीवी इतनी स्ट्रांग हुई हुई होती है, कल को वहाँ यूएसए में किसी कंपनी में जाके उन्हें कह देता है कि जी मैं तो 2-2.5 साल से इसी यहीं आपकी मुल्क की इतनी सारी कंपनी को ऑडिट टैक्स कर रहा हूँ, हो सकता है उसी कंपनी का टैक्स कर रहा हूँ जिसके पास जाके जॉब शुरू कर दे। अगेन इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आपने क्या काम किया है, आपकी लक किस तरफ जा रही है, आपकी ख्वाहिश क्या है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड फार्मूला ये है कि हमने अपना माइंड बनाना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है, और उसके हिसाब से हमने इन फर्म्स पे कोशिश करनी है। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो मायूस नहीं होना, फिर हमने किसी दूसरी कैटेगरी की फर्म पे कोशिश कर लेनी है। जी एक लास्ट सवाल और फिर हम सर को दावत देते हैं। कोई लास्ट सवाल? जी जॉब्स निकाल सकते हैं फर्म से? क्या चीज़? फर्म से निकाल सकते हैं? क्या फर्म वाले निकाल सकते हैं? जी हर बुरे बंदे को हमेशा निकाला जा सकता है हर जगह से। अगर आपने बुरा किया है तो फर्म वालों पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो आपको लाजमी रखें, वो आपको एनओसी दे के फर्म से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको फर्म वाले अच्छे नहीं लग रहे तो आप भी फर्म छोड़ सकते हैं उसी तरह की एनओसी की बेस पे। आईकेएप के बायलॉज ज़रूर देखिएगा, ये बायलॉज आपके पोर्टल पे मौजूद होंगे, नहीं तो आईकेएप की वेबसाइट पे मौजूद होंगे। उन बायलॉज को एक दफ़ा पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि ये समझ आ जाए कि आपका और फर्म का आपस में रिलेशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपका अभी तक कॉलेज से रिलेशन था। कॉलेजेस आर हाईली एकोमोडेटिव, फैसिलिटेटिव, शरीफ लोग होते हैं, इज्जत से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं आपको। लेकिन अब आप जहाँ जा रहे हैं आप उनके लिए एक बहुत छोटा सा रिसोर्स हैं, वो आपको को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज तरीके से डील नहीं करेंगे। आपको वहाँ अपने आप को प्रूफ करना होगा। यानी अब फर्म चूज़ करेगी उसे कैसा बच्चा चाहिए। जैसे आप पहले चूज़ करते थे ना आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो अब वो लोग चूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमने तकरीबन लास्ट से लास्ट सवाल और फिर जो है ना सर को बुलाते हैं। मैं एक इंडक्शन ग्रुप में ऐड हूँ, तो उसमें एक बच्चे ने मैसेज किया हुआ था कि उसकी मार्च ऑटम 24 में उसने क्वालिफाई किया है, लेकिन अब फरवरी में उसकी इंडक्शन हुई है प्रोफेसर हुसैन चौधरी में। ठीक है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में जाकर रजिस्टर करेंगे। तो इस तरह इतना इन्होंने कहा जी, एक बच्चे ने कहा कि मेरी इंडक्शन नहीं हुई थी, जब उसकी इंडक्शन हुई तो फर्म वालों ने कहा हम आपको इतने महीने बाद रजिस्टर करेंगे। अगर एक उस बच्चे के पास थोड़ी सी कोई और ऑप्शन मौजूद है तो वो उधर वो करे। वो भी तो एक्सप्लॉइट करते हैं ना, वो देखते हैं कि अगर ये कहीं नहीं गया हमारे पास आया है और इसका मतलब है कि ये बाकियों की तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो मैंने आपसे कहा ना कि अक्सर फर्म कह देती है हम आपको 6 महीने बाद रजिस्टर करेंगे। तो अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन है, टाइम सबसे बड़ा वो है फैक्टर, टाइम जितना बच सकता है उतना बचा लें, चाहे उसमें लेवल ऑफ द फर्म थोड़ा सा नीचे हो जाए, लेकिन अगर आप 6 महीने पहले मार्केट में आ जाएं और क्वालिफाई करके बैठे हों तो बहुत बेहतर है कि आप खामखा एक आध कैटेगरी ऊपर की फर्म में 6, 8, 7 महीने ज़ाया करें। तो अगर कोई फर्म एक्सप्लॉइट कर रही है तो आप ओपन है, आप इंडस्ट्री में, ज़ाहिर है उन्हें पता है कि इंडस्ट्री नहीं गया होगा। अब वही बात है कि वो नेशनल बैंक जिसकी आज तक कोटा ही नहीं पूरा हो सका, उनके बंदे आते हैं स्लिप हो जाते हैं, आते हैं स्लिप हो जाते हैं। तो सोचें कि कितनी मुश्किल में होंगे वो, और उसके बाद पता है क्या होना है, अगली दफ़ा उन्होंने सीटें कम कर देनी है, और उसका अगली दफ़ा कहेंगे ये आईकेएप वाले तो होते ही नॉन सीरियस हैं, हमने ये रखनी ही नहीं है। वो बीकॉम एमकॉम वगैरह वालों को इंडक्शन देना शुरू कर देंगे। आईकेएप ने एक इनिशिएटिव लिया था आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों की जो सिलेक्टिव परसेप्शन है कि नहीं मुझे तो सिर्फ एक खास तरह की फर्म में जाना है, चाहे 2 साल तक जलील होता रहूँ, उससे क्या होना है, ये इंडस्ट्रियों ने अपने दरवाजे बंद कर लेने हैं। और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर है। तो मेरी ख्वाहिश है कि लोग इंडस्ट्री को समझें, देखें, और इंडस्ट्री, चूँकि आपने अल्टीमेटली पूरी ज़िंदगी यही काम करने जो इंडस्ट्री में हो रहा है। सिर्फ ऑडिट फर्म में जाके गुमान ये है कि हो सकता है अल्लाह करे आप इत्तफाकन ऐसे डिपार्टमेंट में हो कि आपको इतनी ज़्यादा लर्निंग मिल जाए कि आप 15,000 तरह के इदारों में जाके जॉब कर सकें। जॉब तो फिर भी किसी एक जगह करनी है ना, उसी एक इंडस्ट्री को आगे लेके चलना है। तो इंडस्ट्री इतनी बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप मुश्किल में हैं तो इंडस्ट्री आपको इज्जत से बुला के आर्टिकल्स दे देगी। लें जी, हम जो है वो सर की तरफ जाते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया, तो सर अपने सेशन के बीच में जो है वो नमाज की ब्रेक भी साथ में बता देंगे। तो मैंने इससे पहले जो है ना वो सर का इंट्रोडक्शन दिया था, उस वक्त सर मौजूद नहीं थे, तो अब दोबारा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो सर जो है वो सीनियर मैनेजर हैं क्रो हुसैन चौधरी, जो कि क्रो मतलब हुसैन चौधरी पाकिस्तानी नाम है और क्रो जो है ना वो इंटरनेशनल। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी फर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एफिलिएशन अपने नाम के साथ लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये ऊपर की समझे जो 6-7 फर्म्स काउंट होती हैं। अगेन बिग 4 के बाद कोई कैटेगरी नहीं होती, हर फेसबुक के ग्रुप पे अपनी अपनी कैटेगरीज चल रही होंगी, हर बच्चे ने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई होती है अपने तरीके से। कुछ तो चैट जीपीटी से कह देते थे तुम लिस्ट बना दो, वो भी नॉर्वे के हिसाब से लिस्ट बना देता है। तो इसमें सीनियर मैनेजर हैं और ये बड़ा क्लोज इंटरेक्शन में हैं, चूँकि ये टीचिंग में भी हैं, ये हमारे प्रेजेंटेशन का कोर्स भी लेके चल रहे होते हैं। तो ये उन बड़े कम लोगों में जो स्टूडेंट्स के अंदर भी इन हैं और वहाँ की दुनिया भी जानते हैं। तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ का पर्सपेक्टिव बता देंगे। मैंने आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ दी, तो अल्लाह करे आप लोगों को मैं कोई काम की बात बता सका हूँ। बस एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, ये सारी चीज़ों को जहन में रखना है। वो जो ग्रुप आपसे शेयर किया था, उस ग्रुप के अंदर गूगल ड्राइव में ये सारा डाटा जो हमारा
शेयर हुआ है वो मौजूद होगा, और ये वाली स्लाइड्स भी मैं डे एंड पे वहाँ पे डाल दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ सारा डाटा होगा। बस रिक्वेस्ट है कि आपने कोशिश ज़रूर करनी है अच्छे की, लेकिन जो किस्मत में आपको आके मिल रहा हो, जो मिल रहा हो उसको ज़रूर पकड़ लें, कोशिश करते रहें। लेकिन जो हाथ आई ऑप्शन है कि आपको पता है कि एक फर्म कह रही है कल आ जाओ, और एक फर्म पता नहीं शायद 2 महीने बाद मिल जाए, जो कल बुला रही है उधर चले जाएं, काम तो शुरू करें। 2 महीने का प्रोबेशन का टाइम होता है। इस 2 महीने में आप भी 1 दिन के नोटिस पे फर्म छोड़ सकते हैं, फर्म भी 1 दिन के नोटिस पे आपको छोड़ सकती है। आपके आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद होती है, कुछ बैक डेट से करते हैं, कुछ आगे की डेट। तो अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ICAP ने इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने ऑप्शन दिए, एक्सप्लॉइट मत हो, आप किसी और ऑप्शन की तरफ आ जाए। आप तब एक्सप्लॉइट होते हैं जब आप एक्सप्लॉइट होना चाह रहे होते हैं। आप कहते हैं मैंने जाना ही इसी फर्म में, ये जितना मर्जी जलील करें, ये साल बाद रजिस्टर करें, मैं यहाँ जाऊँ। इस्लामाबाद में एक फर्म में हमारा एक स्टूडेंट गया, उसके 3 पेपर रहते थे कैफ के। मैंने कहा यार एक आध रहता हो तो चले जाओ, अभी ज़्यादा रहते हैं। उसने कहा सर बाद में फर्म नहीं मिलनी, आर्टिकल्स खत्म हो गए, उसके पेपर अभी भी वही रहते थे, यानी कि 3.5 साल गुजर गए, उसके साथ वालों के आर्टिकल्स खत्म हो गए, वो भाई साहब अभी तक उसका कैफ ही नहीं क्लियर हुआ था। तो चूंकि वो हवस में था कि नहीं मुझे तो बड़ा नाम चाहिए, तो मैं इधर ही बैठा रहूँ, तो हुआ ये कि वो बैठा ही रह गया वहाँ पर। तो अच्छा डिसीजन लेना है फ़ौरन से। हम लोग साथ साथ मेल्स पे भी अवेलेबल होते हैं, आप हमसे ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं, सर उसामा से भी रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हम अनबाइस गाइडेंस दें, लेकिन होता ही है कि हम कई दफ़ा अनबाइस गाइडेंस देते हैं तो आगे से बच्चे एकदम से तड़प के जाना उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। जब बच्चा आगे से पलट के गंदी बात करेगा, फजूल बात करेगा, तो हम फिर जवाब देना बंद कर देंगे। फेसबुक पर एक टाइम पर बच्चे सवाल पूछते थे, हम जवाब देते थे, फिर फेसबुक इतना नेगेटिव हो गया कि अब बस मैं कोई पोस्ट वहाँ पर करता हूँ और उसके कमेंट्स में किसी ने कुछ वो कर दिया और मैंने कभी 1-2 दिन बाद देख लिया तो जवाब दे दिया, अदरवाइज अब हम वहाँ नहीं होते। तो कोशिश करें जो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, आप उससे फ़ायदा उठाएं रादर देन कि आप उन पे भी हमला करना शुरू कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे रमज़ान आपका बड़ा अच्छा गुजरे। लेकिन रमज़ान में सेशन करके मज़ा आया, इससे पहले इस सेशन में इतनी कभी भी खामोशी नहीं होती थी, तो रमज़ान में बड़ी अच्छी खामोशी थी। तो एक अकेला मैं ही बोल रहा था, मेरा गला भी ख़राब था। दुआ कीजिएगा सेहत के लिए, मेरा गला थोड़ा सा बेहतर हो